गुड मॉर्निंग सभी को। पुनः स्वागत एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज गला कल की तुलना में थोड़ा सा बेहतर है और आज जो है अपने क्लास नंबर 27 जो है वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अभी जो आरपीएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में आयोजित प्रश्नों की कड़ी देख रहे हैं। उनके दो भाग जो हैं वो पहले देख चुके हैं और आज जो अपने करने जा रहे हैं वो है तीसरा भाग। ठीक है भाई, यानी कि पार्ट नंबर 3। यानी आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल चुकी है और आज हम अन्य 20 प्रश्नों को भी देखेंगे ताकि आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में हो सकता है इनमें से 2 या 3 प्रश्न जो है वो रिपीट हो जाएं, तो आप इसीलिए आज के क्लास को भी बहुत ध्यान से देखेंगे। और एक मैं बार बार जैसे आपको पहले से कहता हूँ, क्लास को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखें। अंत में आपको विभिन्न समसामयिक घटनाएं जो एक दो दिनों में हुई है उनके ऊपर भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाते हैं और हर प्रश्न के बारे में जो भी ऑप्शंस हैं उनके साथ साथ बातों को भी लिखते चलें ताकि आप एक अच्छी नोटबुक को तैयार कर पाए। जोश को बनाए रखें शुरुआत से। ठीक है, तो आज जो है अपनी क्लास का थर्ड पार्ट रहेगा आरपीएससी के 2024 के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न। तो आइए शुरुआत करें। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। ठीक है, कल वाली क्लास में थोड़ा सा गला आज की तुलना में भी खराब था तो इसीलिए शायद कुछ बच्चों को दिक्कत लगी हो। आज कोशिश रहेगी कि आप तक बात ढंग से पहुंचे, लेकिन आप भी ढंग से जो है वो क्लास को नोट करें, ये भी देखें। देखें आज की श्रृंखला में पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न राजस्थानी साहित्य अकादमी आपको पता है कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में, है ना, उदयपुर में। ये प्रश्न मैं काफी बार आपको करवा चुका हूँ, हो सकता है आपको अब याद भी हो गया हो। तो इनके विजेता लेखकों को इनकी पुस्तकों के साथ सुमेलित करना है। देखिए 8 पुरस्कार इनके द्वारा दिए जाते हैं, उनमें से 4 पुरस्कारों को यहाँ पे दिया हुआ है। आपके लिए कुछ नए भी होंगे, आपको मैच करना है। सबसे पहला नाम है राघवेंद्र रावत। देखेंगे, अच्छा जो पहले से आपने पढ़ा हुआ है उनमें से मैच करें। रत्न कुमार सांभरिया, आपको बार बार मेरे अनुसार जो है वो लर्न ही हो गया होगा कि रत्न कुमार सांभरिया के द्वारा सांप जो कृति है वो लिखी गई थी। ठीक है, पुरुषोत्तम पोमल, गत क्लासों में भी मैंने बताया था। पाषाण पुत्री, शतरानी हीरा दे, ये नाम एक साथ है। अच्छा आपको मैंने इससे जुड़ी हुई बात भी बताई थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय में बीका दहिया ने जो है वो औरंगजेब को जो है वो किले में घुसने के लिए उनसे रिश्वत ले ली थी। तो ये बात आपने देखा होगा, आजकल में एक वीडियो भी चल रहा था, उसमें हिस्ट्री के जो राजस्थान के अंदर अभी फेमस टीचर है, नाम आपने सुना होगा, उनका एक पॉडकास्ट आ रहा था। उस पॉडकास्ट में भी ये जिक्र किया गया था कि अगर जो है वो वर्तमान में जो करप्शन चल रहा है तो वो करप्शन वाली शुरुआत अगर बात करें तो ये जो है वो हीरा दे के पति बीका दहिया ने उस समय राष्ट्रद्रोह किया था। तो ये भी आपको बताए। इनका संबंध कहाँ से? जालोर से। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब जो दो नए आपके लिए आए हैं, राघवेंद्र बिलाल पठान। बिलाल पठान ने जो है वो एक कृति लिखी है, उसका नाम है अब पेड़ फल बेचेंगे। यानी अब फलों को बेचने का जो जिम्मा है वो स्वयं पेड़ ही उठाएंगे। ये कृति बिलाल पठान के द्वारा लिखी गई। और बचा कौन? राघवेंद्र रावत। इन्होंने जो कृति लिखी उसका नाम है मारक लहरों के बीच। अच्छा उसके अलावा आपको बताया था मैंने कि कई और जो 4 बचे हुए हैं उनमें सुधींद्र पुरस्कार मिला था चेतन औदिच्य को। उसके अलावा हरीश बी शर्मा, उन्होंने क्या लिखा था? प्रस्थान बिंदु। तो इस प्रकार से तो ये मैच किससे हो जाएगा? देखिए ए का मिलान हो जाएगा 4 से, ए का मिलान 4 से, बी का मिलान हो जाएगा 3 से, सी का मिलान 1 से और डी का मिलान 2 से।
तो टोटल जो है आप देख सकते हैं 4 तो यहाँ पे मेंशन किए हुए दिख रहा है भाई। उसके अलावा 4 और जो पुरस्कार है, सुधींद्र पुरस्कार, चेतन औदिच्य, उसके अलावा बात करें रांगे राघव, ये रांगे राघव आ गया इसके अंदर। अच्छा, एक था रास बिहारी गौड देवीलाल सामर, किसके लिए दिया गया था? गांधी जिंदा है। और अगर बात करें शंभू दयाल सक्सेना, वो मिला था रुचिका अरुण, जो कि चेन्नई से ताल्लुकात रखते हैं, उन्हें मिला था किताबों से बातें। तो इस प्रकार से पूरे 8 पुरस्कार जो है विभिन्न कक्षाओं में कवर हो चुके हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको देख लें। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, ठीक है। तो ये सारे पुरस्कार भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यह कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित किया गया नहीं, जैसलमेर में थोड़ी हुआ था। जैसलमेर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था इस वर्ष, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यह 14 से 16 फरवरी, फरवरी में हुआ था क्या? नहीं, ये हुआ था 12 से 14 जनवरी के मध्य। और आयोजन स्थल कौन सा था? बीकानेर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 में अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। ये बात सही है, कैमेलिड्स ऊंट को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय उष्ट्र या ऊंट वर्ष। तीसरा पॉइंट सही है केवल, तो केवल सी। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट आपको और ध्यान रखने, मैंने बताया हुआ भी है। एक मिसेज मरवण, कौन बना था भाई? हर्षिता मारू। और अगर बात करें मिस्टर बीकाना, ये बने थे श्रीकांत व्यास, ठीक है। तो हर्षिता मारू और श्रीकांत व्यास, ये भी 2 ऐड करेंगे। आयोजन स्थल बीकानेर, कब से कब हुआ था? 12 से 14 जनवरी 2024। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? संशोधित पार्वती कालीसिंह चंबल PKC लिंक परियोजना के संबंध में आपको कथन दिए गए हैं, आपको इन कथनों के ऊपर विचार करना है। पहला देखिए, इस परियोजना से राजस्थान के 20 जिलों को अगले 3-4 दशक पेयजल की सुविधा मिलेगी। 20 जिले थोड़ी थे, जिलों की संख्या तो 13 घोषित हो गई थी उसमें, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज बनाए जाएंगे, उनके नाम दे रखे रामगढ़, महलपुर, मेज, राठौड़, डूंगरी। और बांध बनाया जाएगा नवनेरा। इनमें से देखिए कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन जो है वो असत्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बांध है ना, वो बनाया जाएगा डूंगरी, बांध बनाया जाएगा डूंगरी पर। और नवनेरा है जो भी क्या है, बैराज। बैराज, बांध, राजस्थान के अंदर पेयजल जो है वो आप भूगोल के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। इसी वर्ष जो मध्य प्रदेश राजस्थान के मध्य में जो MOU हुआ था, उसी के बारे में ये बात है। तो ये जो संशोधित लिंक परियोजना है, इसमें 13 जिलों को जो है वो लाभान्वित होंगे। और जो बांध बनाया जाएगा वो एक डूंगरी। अच्छा, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा, भूगोल की तैयारी सालों की अच्छी चल रही होगी, तो ये जो विभिन्न प्रकार के बैराज बनाए बैराज बनाए गए हैं, ये किन किन नदियों के ऊपर बनाए गए हैं? और जो डूंगरी बांध है वो भी किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपको बताना है। तो न तो 1 और न ही 2 इसका सही जवाब है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, अगला क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न। राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पे
एक नया इंस्टीट्यूट बनाया गया है, उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए, आपको पता है इसका गठन किया गया था मार्च 2024 में, लेकिन इसका नाम पूरा क्या है, शॉर्ट में आपको नाम पता है, शॉर्ट में नाम क्या होता है, RITI, रीति, ठीक है। और देश में जो चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, नीति। तो रीति की फुल फॉर्म बेसिकली क्या है, आपको पूछी गई है। सभी को मेरे हिसाब से ये प्रश्न जो है वो आराम से आ जाएगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट, यहाँ इंस्टीट्यूट यहाँ भी है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, इसमें आया हुआ है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स, ये सही नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। अच्छा, इसमें आपको 3 पॉइंट जो है वो दोनों में पता होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट होता है कि अध्यक्ष, रीति आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है भाई, राज्य का मुख्यमंत्री होगा, यानी कि भजन लाल जी जो है वो होंगे। अगर अपने बात करें कि इसका उपाध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होंगे, इसको पहले थोड़ा सा नोट डाउन, देखो कुछ गला खुल रहा है और कुछ जो है आपके वीडियो को लगातार देखने और सब्सक्रिप्शन से ही बढ़ेगा। गला खुलता है, उत्साह तभी बढ़ता है जब बच्चों में भी उत्साह हो। कुछ बच्चे निरंतर मैं देख रहा हूँ उत्साह दिखाते भी हैं, चाहे वो एट ए टाइम पे न देख पाए, लेकिन बाद में भी वीडियो को पूरा देखते हैं और पहले से लगा करके अंतिम प्रश्नों के बारे में जो भी पूछा गया है उसका ढंग से जवाब देते हैं। तो ये कम से कम जो है वो सभी बच्चों में ये होना चाहिए कि एक या दो प्रश्नों का जवाब जो है वो जरूर से दें। देखिए, रीति जो है उसमें अध्यक्ष जो है वो कौन बनेंगे, CM, जबकि इसके उपाध्यक्ष की जो बात है उसका मनोनयन कौन करेंगे, CM के द्वारा। यानी CM जो है वो इनके उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक जो सदस्य हैं उनकी मनोनयन CM के द्वारा होगा। जबकि एक और पद होता है, आपको पता है, वो होता है CEO, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और वो कौन होंगे, आयोजना विभाग, आयोजना विभाग के, आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव। और ये नीति आयोग की तरह ही जो है 2047, यानी कि विजन 2047, 2047, देश की आज़ादी के 100 वर्ष बाद में राजस्थान का विजन क्या होगा, उस हेतु इसका गठन किया गया है। अध्यक्ष CM, उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य जो है वो CM के मनोनयन से बनेंगे, जबकि इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सचिव हैं वो होंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नीति आयोग, नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जबकि नीति आयोग जो है, नीति आयोग के अगर मैं बात करूं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष वो कौन है, सुमन बेरी, जबकि नीति आयोग के ही CEO जो है उनका नाम भी हम नोट कर लेंगे, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन, सुमन बेरी, दिख रहा है क्या वहां पे, थोड़ा सा जो है मैं इधर लिख देता हूं आपकी
सहूलियत के लिए। उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी। अब दिख रहा है देखिए, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। नेक्स्ट देखें, अभ्यास टाइगर ट्रिम्फ। दो हजार चौबीस के संदर्भ में आपको सही कथन जो है वो बताना है। पहला कथन क्या कह रहा है, पढ़े ढंग से सभी। यह भारत और फ्रांस के मध्य जो है वो द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR ऐसे लिखा आता है। यानी ह्यूमन जो है वो डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड है। क्या ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है? तो ये भारत और फ्रांस के मध्य नहीं है। भारत और फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास कौन कौन से होते हैं मैं आपको सारे बता चुका हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये भारत और यूएस यानी कि अमेरिका की आर्मी के मध्य होता है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह अभ्यास 18-19 फरवरी 2024 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। पूर्वी तट पे तो आयोजित हुआ, पूर्वी तट विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ। लेकिन ये आयोजन जो है वो कब हुआ? ये आयोजन हुआ था 18 से 31 मार्च के मध्य। इसमें फरवरी दे रखा है। यानी कभी कभी ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनमें दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही नहीं होते। ये हो जाएगा ना तो एक सही ना दो सही। ऑपरेशन टाइगर ट्री हम, ठीक है, 2024 कब आयोजन हुआ? 18 से 31 मार्च तक। कहाँ हुआ? तो ये हुआ था विशाखापट्टनम में। और इसमें भारत और यूएस की सेना ने पार्टिसिपेट किया। HADR यानी कि मानव की सहायता के लिए और आपदा राहत के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, युद्धाभ्यास संबंधित संपूर्ण क्लास आपको करवाई जा चुकी है, ठीक है। तो उनके प्रश्नों को ढंग से एक बार पूरे वीडियो को जाके देखें। अगला देखें, युद्धाभ्यास संबंधित है क्या ये है भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नौसेना भवन का उद्घाटन कब, कहां और किसके द्वारा? एक में ही तीन जानकारी जो है वो पूछ ली गई है। देखिए भाई किसको सही जवाब आता है। नौसेना भवन कब और किसके द्वारा, फिर भी जो है वो ध्यान रहता ही है, उद्घाटन करता थोड़े से। तो ये जो था वो आयोजन किया था, उद्घाटन हुआ था 15 मार्च 2024 को दिल्ली कैंट में। दिल्ली कैंट स्थान में नौसेना का पृथक से पूरा जो है वो नौसेना के जितने भी विंग्स हैं और जितने भी प्रभाग हैं उन सभी के लिए स्वतंत्र पृथक रूप से मुख्यालय बनाया गया दिल्ली कैंट में। और इसका उद्घाटन किया था देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और इसके अंदर जो अगर बात करें कि CDS जो है हमारे, कौन, अनिल चौहान जी भी मौजूद थे। सेकंड CDS, पहले CDS कौन थे देश के, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये सेकंड CDS है। और तीनों सेनाओं के जो अलग अलग मुखिया होते हैं उनके ऊपर एक पोस्ट क्रिएट की गई थी, उन्हें कहते हैं CDS। पहले CDS कौन थे आपको बताना है। तो ये तारीख ध्यान रखेंगे, 15 मार्च, कहाँ पे, दिल्ली कैंट। और उद्घाटन करता कौन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी।
नेक्स्ट देखें, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी? थीम के ऊपर भी मैं काफी क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। ये क्या था? देखिए, आर्द्र भूमि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेट लैंड्स। तो 2024 की थीम आपको पूछी गई है, ये थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। देखिए, आर्द्र भूमि जो दिवस है वो आपको पता है कब से मनाया जाने लगा? ये मनाया जाने लगा 2 फरवरी 1971 से। और ये किसके अधीन हुआ? रामसर कन्वेंशन। रामसर कौन से देश में स्थल है? तो वो ईरान। अच्छा, ये जो है वो प्रतिवर्ष आर्द्र भूमियों का चयन करता है। और एक जानकारी मैं आपको इसी में और बता दूं, अभी थोड़े दिन पूर्व ही, जो पहले बिहार के मैं बता चुका हूँ, पहले जो थे वो 80 थे, 80 से बिहार में 2 स्थलों की खोज हुई तो बन गए 82। और अभी तमिलनाडु और जो एक स्थान और है तमिलनाडु और एमपी के अंदर 3 स्थानों की खोज होने के पश्चात टोटल जो रामसर स्थल है भारत के अंदर वो हो चुके हैं 85। तो ये ध्यान रखें, उन स्थलों का नाम भी नोट कर लें। वो क्या है? तमिलनाडु के अंदर 2 स्थान है, टीएन यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 है, एक तो नजरायण और एक कोजू वैली। कोजू वैली, ये दोनों ही क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य। एक तो इनको बनाया गया है रामसर स्थल, और एक बनाया गया है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है तवा जलाशय। नजरायण और कोझू, ये झ लिखा हुआ है, कोझू वैली, ये दोनों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। जबकि जो तवा जलाशय है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कितने रामसर स्थल है और उनकी जो घोषणा कब की गई थी? आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है। दोनों का जवाब, यानी मैं बता चुका हूँ 2 स्थल है, तो उन दोनों में 2 ही स्थल तो है, दोनों के कब घोषणा की गई थी ब्रैकेट में उनका ईयर भी लिखेंगे। ये ध्यान रखें कि इस वर्ष जो थीम थी वो क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव का कल्याण। 85 आज की डेट में टोटल रामसर स्थल खोजे जा चुके हैं या चिन्हित किए जा चुके हैं। देखिए, एक जानकारी सीधा आपको याद करना है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में बात की जाए तो वो एक पूरा वीडियो बन सकता है। नागरिकता संशोधन नियम, शॉर्ट में आपने सुना होगा क्या कहते हैं? CAA 2024 किस तिथि से प्रवर्त हुए? और आपको पता है अमित शाह जी जो है गृह मंत्री, वो इनके बारे में डिटेलिंग आपने वीडियोस में काफी सुना होगा। ये प्रवर्त डेट आपको पूछी जा सकती है और एग्जाम में पूछी भी गई है, 11 मार्च 2024। ठीक है, और 11 मार्च 2024 को ये हुआ। और इसके साथ में जो 14 नागरिक हैं उनको जो है वो प्रमाण पत्र दिए गए, जो विभिन्न बांग्लादेश से या कहीं से भी जो रिफ्यूजी हो चुके थे उनको नागरिकता दी गई इस कानून के तहत। और ये कब से प्रवर्त हुए? 11 मार्च 2024। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, कितने बच्चे ढंग से इस चीज को देखते हैं और याद रखते हैं? देखो, तारीखें जब आती है ना तो दिमाग के अंदर क्लिक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड क्या है। कालक्रम जिस बच्चे का ढंग से याद किया हुआ रहता है या समझा हुआ रहता है तो उसके कम से कम पेपर में उसको 5 प्रश्नों का फायदा मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये कालक्रम पे आधारित ही बात है। मैंने जो डेट मेंशन की है 11 मार्च 2024, आप मुझे बताएं राजस्थान के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो इस डेट को लॉन्च हुआ था क्या? ये पूर्व की कक्षाओं में मैंने बताया हुआ है, देखते हैं किस बच्चे का सही जवाब आता है। बिल्कुल, तो ये आपको बताना है कि कब जो है वो
या कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो इस दिन लॉन्च हुआ था राजस्थान के अंदर। और भारत में CAA के नियम भी इसी दिन प्रवर्त हुए। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के ऊपर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, राजस्थान जो है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अंदर जारी की गई। ठीक है, अब ये जो इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि 2023 के अंदर तो जारी की गई थी, आपको ये पूछा गया है कि भारत के अंदर राजस्थान में 2019-30 तक सौर और पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं का लक्ष्य क्या तय किया गया है। यानी अभी आपको पता है टोटल 73 गीगावाट हो चुका था 31 दिसंबर 2023 तक अधिस्थापित वैल्यू। आपको पूछा गया 29-30 तक कितना हो जाएगा, अलग अलग, सोलर का अलग और विंड एंड हाइब्रिड का अलग। तो ये जानकारी याद रखें। ये आप वीडियो जो है देखते हैं, साथ में कभी कभी मैं ऐसा करूंगा कि आपको जो आदेश आते हैं उन आदेशों को भी साथ साथ में दिखाता चलूंगा, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं PPT के रूप में, ताकि आप उन जगहों को पढ़ सके, ऑथेंटिक रूप में पढ़ सके। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्नों को अपने कई वीडियो में देखते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं, वीडियो के बजाय वो जो फोटोज के द्वारा या जो ऑर्डर जारी हो रखे हैं उनको भी देखेंगे तो याद रखा जाता है। सोलर के बारे में बात करें तो टोटल है 65,000 मेगावाट, जबकि विंड एंड हाइब्रिड की हो जाएगी जो है वो 15,000। इसमें देखो एक बात और है कि जो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 2029-30 तक भारत जो है वो टोटल 90,000 मेगावाट कर लेगा। अब 90,000 के अंदर 80 तो ये हो गए, अन्य जो 10,000 बचे हैं मेगावाट उनको भी आप नोट कर लेंगे, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे। एक तो हाइड्रो, यानी हाइड्रोजन से भी आगे मिलेगा, पंप स्टोरेज प्लांट, कॉमा बैटरी एनर्जी स्टोरेज। यानी अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया कि भारत राजस्थान के अंदर जो ये 2023 में ये जो पॉलिसी बनाई गई थी उस पॉलिसी में टोटल जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उससे कुल कितनी हो जाएगी, कुल करके आएंगे 90,000 मेगावाट। गीगावाट में कन्वर्ट करना आता होगा आपको, 1 गीगावाट जो है, वॉट की अलग वैल्यू होती है, जनरली अपने गीगा से समझते हैं कि 1024 हो जाता है, तो वो थोड़ा सा इस मामले में अलग है, ऑलमोस्ट मान सकते हैं, लेकिन इसको याद करने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू है वो मोबाइल में आप ये डाटा लेते हैं ना, GB MB गीगाबाइट में, उनमें चलता है, इनमें वॉट के फॉर्म में अलग है। हाइड्रो पंप स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, इन सब में 10,000, ओवरऑल 90,000, सोलर में 65,000 और विंड एंड हाइब्रिड में 15,000। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले ये बाउंस ऑफ जॉय है क्या, पॉइंट पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। यह नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप राजस्थान के स्कूलों में शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोण मूल्यांकन सुधारों के लिए पहले, ये तो नहीं है। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ आपको। बाउंस ऑफ जॉय जो है वो राजस्थान की स्कूलों के अंदर जो है वो खेलों के उन्नयन के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए, अभी खेल चल रहे हैं, खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है
और ये जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग जो राजस्थान का है, उसके साथ में एक संस्था है स्टेयर्स। ठीक है, ये स्टेयर्स जो है वो नेशनल स्पोर्ट इंग्लिश में ध्यान रखेंगे तो बेटर है, नेशनल स्पोर्ट प्रमोशन नेशनल स्पोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्पोर्ट को प्रमोट करने वाली एक संस्था है जो कि भारत के खेल मंत्रालय के अधीन आता है। उन्होंने स्टेयर्स एक संस्था है, स्टेयर सीढ़ियों को कहते हैं, तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए जो है वो खेलों में सीढ़ियों की बात हो रही है, तो ये जो स्टेयर संस्था है और जो राजस्थान का स्कूल शिक्षा विभाग है, उन दोनों के मध्य एक ये तय किया गया है कि तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोई बात इसके अंदर नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो है वो सही है, इसमें आवश्यकता अंतराल गैप जो आ जाता है उसमें राजस्थान से 100 विद्यालयों को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है। अच्छा, 100 विद्यालयों को चुना गया है, साथ ही साथ में उनमें से 132 जो शारीरिक शिक्षक होते हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो अन्य बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए तैयार कर सके। और आपको पता है आगे गवर्नमेंट की ही जो एक अन्य भी योजना है कि मिशन ओलंपिक 2028, तो आपको पता है 2024 में पेरिस ओलंपिक हो चुका है, 2028 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होना है, जिन जिन बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो 2028 के ओलंपिक में चयन होने से पहले जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, विद्यालय होते हैं, विद्यालयों के अंदर अलग प्रतियोगिताओं में बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको ढंग से तैयार करने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग और नेशनल स्पोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी खेलों को बढ़ावा देने वाली संस्था स्टेयर्स के द्वारा जो है वो ये नीति लागू की गई है कि शारीरिक शिक्षकों के द्वारा 100 विद्यालयों में 100 को प्रोजेक्ट मोड पे एक बार तय किया गया है, बाद में हो सकता है इसको कहते हैं बाउंस ऑफ, खुशी से बाउंस होना, उछलना, तो ये नाम दिया गया है। तो ये रात तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, केवल नेशनल स्पोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम याद नहीं रहे, ये इसके अधीन है, तो स्टेट जरूर ध्यान रखें, STAIRS। ठीक है, नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा क्लास के अंदर मैं बार बार कहता हूँ छोड़ के ना जाए बीच में, अंत समय में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु भी अपने 10 डिस्कस करते हैं, उनमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को बराबर नोट भी करें और याद करें, जल्द ही जो है वो रिवीजन भी इसका होगा, और जो भी आप टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है उन टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपको बहुतायत में इसका फायदा मिलेगा। देखिए, रामनाथ कोविंद आपको पता है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में एक साथ चुनाव करवाए जाने के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। आपको बताना है कि उसका वह सचिव किसे बनाया गया था, सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया था। देखिए, सबसे पहले बात बता दूं कि ये कमेटी 2/9/2023 को बनाई गई। देखिए, रामनाथ कोविंद मतलब राष्ट्रपति से बाद में चेंज हुए, तो इनको कमेटी का जो है वो अध्यक्ष बना दिया गया, और ये कमेटी जो है इसकी प्रस्ताव सभी के आगे रखा गया। जो NDA अलायंस जो दल थे उन्होंने इसका समर्थन किया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, कुछ अन्य दलों ने भी विरोध किया, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि एक साथ चुनाव करवाए जाए तो मैन पावर और जो पैसे हैं वो भी कम खर्च होंगे, ये बात निश्चित है।
तो एक साथ चुनाव करवाए जाने में अध्यक्ष तो ये थे, हमें पूछा गया है इसके सचिव कौन थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो अभी कुछ समय पहले ही जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी थी। आपको सचिव बताना है, सुभाष कश्यप ये तो इसके सदस्य थे। एन के सिंह आपको पता होना चाहिए कि जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे। 16वें के कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष है? देखो सारी बातें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मेरे द्वारा क्लास में बताई गई है। ऐसा कई बच्चे अगर मानते हैं कि मैं सही कह रहा हूं तो उस बात को एग्री करके लिखे। ये बात भी बताई गई थी एन के सिंह कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और अभी जो 16वां वित्त आयोग चल रहा है उनका अध्यक्ष से बनाया गया है। संजय कोठारी भी इसके सदस्य थे। नितेन चंद्र डॉक्टर नितेन चंद्र जो है उसके बनाए गए थे सेक्रेटरी जनरल, यानी कि सचिव। अच्छा, इनमें अन्य सदस्यों में और कौन थे? हरीश साल्वे, आपने नाम सुना होगा, जाने माने एडवोकेट है। इनके अलावा जो है वो हमारे देश के जो कानून व न्याय मंत्री है वो भी इसके सदस्य। तो सदस्यों में सुभाष कश्यप, एन के सिंह, संजय कोठारी, हरीश साल्वे, अर्जुन राम मेघवाल। अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद। जबकि डॉक्टर नितेन चंद्र जो है वो क्या थे? सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, इसके अलावा ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा सकता है तो ये ध्यान दें। नेक्स्ट देखिए, अगला खेलों से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया है, ये भी देखो कहीं ना कहीं अपन ने कवर किया हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी, कहां से इनका संबंध कौन से राज्य से है? जम्मू एंड कश्मीर। इन्हें राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकॉन घोषित किया गया है। क्या ये बात मेरे द्वारा पहले बताई जा चुकी है? बिल्कुल। और आपको पता है कि जो 26 जनों को अर्जुन अवार्ड इस वर्ष मिला था उनमें से एक ये भी थे। और वर्तमान में जो पैरा ओलंपिक 2024 चल रहा है, अपडेटेड रखे खुद को, उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जो है वो जीत लिया है। तो ये जो है ये बात तो सही है कि इन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पैरा निशानेबाज शीतल देवी ने WSPS पैरा शूटिंग कप में 10 मीटर एयर राइफल SS1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। तो ये वर्ल्ड शूटिंग पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात देखो सही, आप गौर से, 10 मीटर एयर राइफल, देखो खिलाड़ी आपको पता होते हैं, उनकी जगहें आपको पता होती है, उनके खेलों को भी ध्यान रखो। क्योंकि आजकल अभी मैं आपको काफी प्रश्न जो मैंने बताए आज वाली क्लास में, अधिकांश प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने थोड़े कम सुन रखे होंगे, अप्रत्यक्ष सुन रखा होगा, प्रत्यक्ष कम सुना हुआ होगा। आप ये देखो, एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर कौन है? वो तो जो है वो अभी अवनी लेखराज जी गए थे SS1 श्रेणी के अंदर, मोना अग्रवाल। इनका संबंध इससे थोड़ी है, ये क्या है? पैरा, इनका संबंध है पैरा आर्चरी से है। ये एयर राइफल में थोड़ी जाएंगे, तो ये जवाब तो गलत हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा? केवल। तो बातों को पॉइंट से भी सही किया जा सकता है अगर आपको याद कर। तो पूरे प्रश्न को ढंग से पढ़े। यहाँ पे निशानेबाज लिख रहा है, आप देखोगे कि हो सकता है हो, लेकिन पूरे पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वापिस से रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है आपके लिए, क्योंकि वहां पे मैंने पहले प्रश्न में आपको 4 बताए, वहां पे बताया था कि इसमें दिया हुआ है देवराज उपाध्याय पुरस्कार। देवराज उपाध्याय पुरस्कार मिला था हरीश बी शर्मा को। इनका संबंध कहां से? इनका संबंध है बीकानेर से, और इन्होंने आलोचना लिखी थी। ये भी ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं उपन्यास था, कहानी थी, क्या था? आलोचना लिखी थी। और इनका बिंदु कौन सा था? प्रस्थान। चेतन और दीक्षित कौन सा मिला था? सुधींद्र पुरस्कार। और
कृति का नाम क्या था? पानी। इनकी कृति का नाम क्या था? सांप। तो ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे, और वही हमारा अंतिम उद्देश्य है। नेक्स्ट, राजस्थान के बजट वक्तव्य में ये कहा गया है कि अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सेलरेटर ये स्थापित करने की घोषणा की गई है। आपको बताना है कि वो राजस्थान के किन किन जिलों के अंदर की गई है। तो देखें, जयपुर है, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर। जोधपुर के अंदर नहीं है। ये प्रश्न जो है मैंने पहले अन्य रूप में आपको करवाया हुआ है कि राजस्थान में जो अटल इनोवेशन मिशन ए आई एम के तहत जो है वो कितने जिलों के अंदर जो है वो अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे। वो किए जाएंगे 4 जिलों में। और वो 4 कौन से हैं? जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर। यानी कि 1, 2, 3 और जोधपुर में नहीं किया जाएगा, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अच्छा, इसमें क्या है? रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देना, ठीक है, आईसीटी को मजबूत करना। तो ये सब उद्देश्य जो है वो इस हेतु इनको स्थापित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला कथन क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की सुविधा के लिए एक पोर्टल बनाया है, पोस्टल बडी। बडी आप समझते हैं, BUDDY। बडी जो होता है वो दोस्त। तो ये बडी एक तरह से वर्ड यूज करते हैं ना दोस्तों के लिए भी। पोस्टल बडी एक ऐप आरंभ किया गया है। बिल्कुल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि देखो, डाक मतपत्र जो गवर्नमेंट के अंदर लग जाते हैं, जो अपना पोस्टल बैलेट से मतदान देते हैं, उनकी सभी जानकारी जो है, यानी उन्होंने मत दे दिया है या अभी तक देना शेष है। जैसे आप लॉजिस्टिक के अंदर कोई भी सामान बुक करते हो, तो सामान बुक जब करते हो तो वो सामान आपके घर तक जब तक नहीं पहुंचता है, कोई भी आपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो ऑनलाइन सामान मंगवाया है, तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि सामान कहाँ तक पहुंचा है। तो ये जो ऐप था वो इसीलिए सुविधा थी कि हमारा वोट जो है वो हमने कास्ट किया है, तो वो कौन सी जगह पे कास्ट किया है और कहाँ तक पहुंचा है। तो या जो भी अन्य आपको पता है कि इस बार ये सुविधा दी गई थी कि 85 प्लस, जो विधानसभा में 80 था और लोकसभा में 85 कर दिया गया। 85 प्लस जो बुजुर्ग है, उनको घर से मतदान का अधिकार, या जो दिव्यांग जन है उनको घर से मत देने का अधिकार दिया गया था। तो ये सब जो है वो उनका वोट कहाँ तक पहुंचा है, इस हेतु ये ऐप आरम्भ किया गया था। ये बात सही है। और ये जो मैंने आपको बात समझाई है वो उसी का ही क्या है, लिखा हुआ रूप है। तो दोनों 1 और 2 सत्य कथन है। पोस्टल बैलेट ऐप ये भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा किया। आपको एक प्रश्न यहाँ पे बताना है। एक नव नियुक्तियां अभी हुई थी, जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो एक तो मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 जो होते हैं उनके सहायक होते हैं, जो डिप्टी आयुक्त होते हैं। उन 2 की नियुक्ति जो की गई है, उन पदों पर नियुक्त कौन व्यक्ति हुए हैं, तो उनका नाम आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखा आपने, पोस्टल बडी है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय EOMF&CC, क्लाइमेट चेंज जो मंत्रालय है, ठीक है, उनके द्वारा क्या कहा गया है देखें। MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एंड CC मीन्स क्लाइमेट चेंज। उस मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर को, मैंने बताया था पूर्व में LDC एग्जाम में भी आया था और ये मैं भी करवा चुका हूँ, किसको वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के तहत सिटी घोषित किया गया है, और वो है झीलों की नगरी उदयपुर। अच्छा, आपको पता है उदयपुर के अंदर जो है वो 5 मेजर वेटलैंड प्लेसेस है।
पिछोला झील है उदयपुर में। और बताएं फटाफट से। फतह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, और एक जगह और है जिसका नाम जो है वो मिल्क जो है वो नाम से है। आप बताएंगे फटाफट से। अच्छा, उदयपुर के अलावा आपको पता है इंदौर को और भोपाल को भी, यानी 3 शहरों को चुना गया था। उनमें राजस्थान का कौन सा शहर था? उदयपुर। और इन उदयपुर में जो है झीलों की नगरी है, काफी वेटलैंड है, मुख्यतः 5, तो उनके बारे में। अगला, स्टार्टअप्स के मध्य नवाचार और सहयोग को उत्प्रेरित करने के लिए संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया? देखिए, SCO का जो सम्मेलन हुआ था वो तो कजाकिस्तान में हुआ था, अस्ताना में, वो बता चुका हूं। ये नई दिल्ली के अंदर फोरम, स्टार्टअप फोरम, और ये याद रखें ये इसका कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण। ठीक है, SCO का चौथा संस्करण। SCO की फुल फॉर्म क्या है? संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसमें 8 देश टोटल आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में अपार, बता चुका हूं मैं, अपार एक आईडी है, 14 अंकों की है क्या बच्चों के लिए, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो पूरा रहेगा। आपकी इसकी फुल फॉर्म बतानी, हम बता चुके थे पहले भी, आपको इसका ध्यान रखना क्या है। ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म तो नहीं है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये सही जवाब हो जाए। ठीक है, 14 अंकों का एक आईडी दी गई है ताकि सभी डिजी लॉकर के रूप में एक बच्चे के संपूर्ण दस्तावेजों को एक ही स्थान पर रखा जा सके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, ये विभिन्न प्रकार के आयोजन है जो राजस्थान में हुए, और हमने इनको विभिन्न अलग अलग प्रश्नों में जो है वो देखा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो आपको ये पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट से बताएं, देखते हैं कौन बताता है। 67 जो बाल को राष्ट्रीय विद्यालय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी, इसका आयोजन भरतपुर में हुआ। सोचे भाई, राजस्थान में 6 खेलों का आयोजन, बता चुका हूं मैं, पर भरतपुर होगा क्या? फटाफट से चेक करें। वेदा, जो हमारे वेद है, उनको लेकर के कार्यक्रम 2024 में जयपुर, ये शायद मेरे द्वारा पहले डिस्कस नहीं किया गया था, वेदा जो है वो जयपुर में हुआ था। ये बात तो मैं आपको बता देता हूँ, सही है। हमें बताना है, सुमेल नहीं है बताना। लखपति दीदी सम्मेलन 2024 बेणेश्वर धाम, क्या हुआ था क्या? देखो, लखपति दीदी सम्मेलन 2023 में जैसलमेर में हुआ, लेकिन 14 फरवरी 2024 को हमारे देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी भी वहां पे आई थी, और ये वेणेश्वर धाम में हुआ था। ये बात सही है। हरित संगम 2024 भीलवाड़ा, ये भी जानकारी आई हुई है पहले, सही है। ये सही नहीं है, यानी कि देखें, आपको जो बताना है, भरतपुर में थोड़ी हुआ था कबड्डी का आयोजन, कबड्डी का आयोजन भी कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। अन्य 5 खेल आपको पता है, बीकानेर में 2 हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये पूर्व का प्रश्न है आपके लिए। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखो, ये एक पुरस्कार से संबंधित है, एबल पुरस्कार। देखो, इनके कथनों पर विचार करते हैं। एबल पुरस्कार भौतिकी में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल देते हैं, और ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। अगला देखिए, लुइस ए कैफरेली को संभाव्यता सिद्धांत, संभाव्यता सिद्धांत, संभावना को आपको पता है क्या कहते हैं? एक शब्द, प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के लिए और विश्लेषण के लिए दिया गया पुरस्कार। ये नहीं, 2024 में एबल पुरस्कार जो है, ठीक है, वो दिया गया था मिशेल टेलाग्रेड को, जिनका संबंध अर्जेंटीना से। लुइस कैफेलरी को पुरस्कार मिला था 2023 में। ठीक है, इनको थोड़ा सा वैज्ञानिक नामों को याद करना कठिन होता है, एक दो बार देखना याद करने से हो जाता है। ठीक है, तो ये एबल जरूर ध्यान रखें। एबल पुरस्कार जो है वो, इसे गणित का नोबेल कहते हैं, यानी ये नोबेल पुरस्कार की तरह ही है, लेकिन ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। तो ये जवाब सही हो जाए, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2023 में दिया गया था, हमें पूछा गया है 2024 में। तो न तो एक सही है और न ही दो। आज के अभी तक में हमने दो ऐसे प्रश्न देखे जिनमें दोनों का ही जो वो जवाब, यानी कि ये एक ट्रेंड चल चुका है कि दोनों ऑप्शन दे दिए, कभी कभी तीन भी दे देंगे, और ना तीनों ही सही नहीं होंगे, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, और पूरा नहीं पढ़ेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी। और गलती न करें इसीलिए आपको जो है वो आए हुए प्रश्नों से अवगत करवाया गया था। देखिए, आज जो हमारे 10 का दम जो है उसमें क्या है, फटाफट से देखेंगे। पूर्व में जितने भी टर्म्स आए हुए उनको आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना, ताकि ये बहुत काम आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक ना एक इन 10 में से किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछा जाएगा। स्टार्स, फटाफट से इनके बाद रिकॉल करवा देता हूँ। स्टार्स जो है, आज अभी जो आपको पता है कि विभिन्न सरकारी विद्यालयों के अंदर जो है वो कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए जो लर्निंग गैप को कम करने के लिए जो बुक्स आ रही है, उन बुक्स के ऊपर भी आया हुआ है, और स्टार्स एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको प्रश्न जो है वो व्हाट्सएप के जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी पूछा था। अधिकांश बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इसका जवाब केरल दिया था। इसमें 6 राज्य शामिल है, केरल जवाब दे रहे हैं। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो केरल जो है वो इसके अंदर, मैंने पूछा था शामिल नहीं है, ये पूछा था मैंने, तो आप केरल करके आए थे, तो केरल इसके अंदर शामिल है। क्योंकि आपको ये लगा कि केरल जो है उसको तो क्या कह सकते हैं कि काफ़ी जो शिक्षा में आगे है, साक्षरता प्रतिशत 90 से अबव है, तो केरल के अंदर ये योजना क्यों लागू होगी। केरल में था, गुजरात उसका सही जवाब था। कई बच्चे अधिकांश केरल दे रहे थे। अपार, अभी हमने बात की अकाउंट रजिस्ट्री नंबर। आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ये कईयों के मैसेज में किस किस के आप चेक करें, कईयों के टेक्स्ट मैसेज में 14 अंकों का बना हुआ ये से नंबर भी आए होंगे। यूपीएस, केंद्र सरकार जो है नई पेंशन स्कीम ला रही है, उसका नाम एम, अभी हमने बात की थी अटल इनोवेशन मिशन, उसी के तहत जो है वो 4 वो सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट, माँ योजना, MAA, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। SDG, बार बार नाम सुना होगा आपने, संधारणीय विकास गोल, संधारणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ग्रो, ये पहले भी आया हुआ है। ग्रो क्या है, नीति आयोग ने जो है वो इसरो के द्वारा, इसरो नहीं था, डीआरडीओ ने चीज को बताया, लागू करने वाला नीति आयोग उनके साझा उपक्रम से, कि जो भी वेस्टलैंड है उनके ऊपर, बंजर भूमि के ऊपर भी जो है वो ग्रीनरी की जाए। ग्रीनिंग, रिस्टोरेशन, वेस्टलैंड, एग्रोफॉरेस्ट्री, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे। REC, आपको पता है राजस्थान में पैसे लगाएगी कौन, महारत कंपनी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी। तृष्णा, किस किस के मध्य, भारत और फ्रांस, दोनों का स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लेंगे, ताकि बाद में आराम से इसको नोट कर सके, PPT मिल भी जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लें। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिनमें हमने अंत में 10 महत्वपूर्ण जो एब्रीविएशंस हैं उनको कवर किया।
आगे भी आपको जो क्लासेस मिलेगी वो व्याख्याता भर्ती परीक्षा और सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस तय किया हुआ है और जो भी आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी है उन्हीं मानकों के अनुसार ही ली जाएगी। तो इसी तरीके से वीडियो को लगातार देखें, लगातार के साथ साथ में पूरा देखें, क्योंकि हर प्रश्न जो है वो कोई ना कोई बात कहता है। तो एक ऑप्शन के साथ न जाएं, चारों ऑप्शंस में आपको बताई गई बातों को ढंग से नोट करते करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।